नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जिस तरह से हालात पूरे दुनिया में नजर आते हैं, दुनिया अब जंग से ऊब चुकी है, क्योंकि सड़कों पर जो गुस्सा है वो अब सरकार के खिलाफ खुलकर फूट रहा है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ है बेंजामिन नेतन्याहू, और इनके फैसलों के खिलाफ अब जनता ही मोर्चा खोल रही है। आखिर किस तरह के हालात हैं और क्यों इस तरह से स्थितियां बन रही है, बताएंगे आपको इस पूरी खबर की ABCD। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरी दुनिया में एक अलग तरह से हालात हैं। मिडिल ईस्ट के इस तनाव के बाद में दुनिया अब इस जंग से ऊब चुकी है। सड़कों पर लोग अब प्रदर्शन के साथ में नजर आ रहे हैं। अब सरकार के खिलाफ खुलकर उनका गुस्सा फूट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, इनके फैसलों के खिलाफ जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। अमेरिका में तो एक बार फिर से नो किंग्स के नाम पर लोगों का गुस्सा साफ तौर से नजर आता है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हैरान कर देती हैं। न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, या न्यूयॉर्क वॉशिंगटन से लेकर जो छोटे छोटे शहर हैं यूएस के, उन शहरों तक लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, नारे गूंज रहे हैं, और ये नो किंग्स आंदोलन की तीसरी बड़ी रैली है। आयोजकों के अनुसार पिछले प्रोटेस्ट में 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे, तो इस बार 90 लाख लोगों के इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल होने का अनुमान है। अब लोगों का सवाल एक ही है, आखिर कब तक ये जंग चलेगी? और ये गुस्सा सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तेल अवीव के हबीमा स्क्वायर में भी हजारों लोग जमा हुए, हाथों में मोमबत्तियां थीं, लाखों में संख्या में लोग इकट्ठे हुए जिनकी आंखों में गुस्सा था और दिल में दर्द। हाथों में कैंडल और मार्च के जरिए लोगों ने जंग रोकने की अपील की। जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में किसी एक देश की नहीं बल्कि ईरान, लेबनान और इजराइल के बच्चे भी शामिल थे। वो तस्वीरें साफ बयां करती हैं जो इस युद्ध की बलि चढ़ चुके हैं। देखिए ये तस्वीरें, ये 7 तस्वीरें गवाही हैं मिनेसोटा, न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी की। इसके अलावा बड़े मार्च और रैलियां लगातार शिकागो में भी जारी है, लॉस एंजलिस, डैलस, फिलाडेल्फिया में भी जारी है। सभी के हाथों में एक ही बोर्ड, नो किंग्स और गो बैक ट्रम्प। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है, ये देखिए किस तरह से। अब ये तस्वीर, जो 4 तस्वीरें हैं, ये इजराइल की हैं। तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, बेरशेवा, ये सभी 4 बड़े शहर हैं इजराइल के, और सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर है। कोई ये युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन दोनों देशों के प्रधानों ने आम जनता को युद्ध में धकेल दिया। क्या ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियां अब दुनिया के संकट की वजह एक तरह से बन चुकी है? क्या ट्रंप नेतन्याहू की जंग ने ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को और भी ज्यादा भड़का दिया है? क्या ईरान से जंग के बाद में दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर अब बदलता हुआ नजर आता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में। और एक सवाल तो ये भी कि आखिर ये जंग कब थमेगी, क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया इसकी जद में आ चुकी है। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यूएसए से मेरे साथ बलोच पत्रकार अमर मस्तिकान कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान से मेरे साथ शब्बीर मेहदी, रिसर्च स्कॉलर हैं, अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी के, मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रूस से कनेक्ट हो रहे राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका यादव, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रखी हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह के हालात हैं, वो तमाम हालात तस्वीरें के माध्यम से लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जो अभी यहाँ पर हालात हैं, जो जिसको लेकर अलग अलग परिस्थितियां हैं, अजिताभ सिंह जी आप ही से जानना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि नो किंग्स वाला जो एक बार फिर से प्रदर्शन है, वो तीसरी लहर उसकी नजर आई। और इस बार वजह यही है कि जो युद्ध शुरू किया गया, उस युद्ध में जबरदस्ती आम जनता को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो तमाम नीतियां हैं उसको लेकर अब लोगों में बड़ी नाराजगी है। मिड टर्म इलेक्शंस के पहले ये बड़ा प्रोटेस्ट बहुत कुछ कहता है। क्या ये माना जा रहा है इस जंग को लेकर लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, और यही जंग अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगी? धन्यवाद नैना जी। देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये जंग की बात नहीं है, ये ओवरऑल जो पॉइंट ट्रंप की 2.0 जो इनकी दूसरा कार्यकाल है, उसमें बहुत सारे ऐसे उन्होंने फैसले लिए हैं, ऐसी नीतियां अपनाई है, या कुनीति मैं कहूंगा,
जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इन्होंने अपनी शुरुआत की अमेरिका फर्स्ट की नीति से, मागा जैसे इन्होंने कैंपेन चलाए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अभी हो रहा है उसका उल्टा। ये चले थे रेजिम चेंज करने के लिए, अब अपनी खुद की रेजिम बचाने की इनकी जो दिख रही है वो निश्चित रूप से बहुत ही एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इनके करियर पे लगाता है। हालांकि इनको अब दूसरी बार फिर राष्ट्रपति बनना नहीं है, लेकिन जो भी नीतियां, एक तो आपने जो कहा वर्ल्ड डिसऑर्डर हो गया है, ऑर्डर तो छोड़ दीजिए, पूरी तरह से व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। और उससे जो कहते हैं ग्लोबल अर्थव्यवस्था भी एकदम अपने दुर्दिन की ओर जा रही है। ईरान में वार, इजराइल में जो हो रहा है, और उससे पूरे विश्व में जो उसका प्रभाव अभी तक पड़ा है या जो पड़ रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय भी कहा जाए और सोचनीय भी है। इनकी आप देख लीजिए, चाहे ट्रेड और टैरिफ का इनका जो भी पॉलिसीज रही है, अपने एलीज के अगेंस्ट में इनकी जो पॉलिसी रही है, चाहे वो नेटो की बात करें, G7 की बात करें, हर किसी पे अपना जो कहते हैं ना मनमानी थोपना, डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ दिखाना, चाहे वो विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, इनके कूटनीति हो, हर जगह इन्होंने जो डिक्टेटरशिप का रवैया दिखाया है, निश्चित रूप से विश्व समुदाय इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी भी फेल्योर लगती रही है, और दूसरी तरफ जो विदेश नीति है वो भी, दोनों में टकराव हुआ है। और ये एक विडंबना ही कहा जाए, ये मागा जो है वो मापा, मेक अमेरिका बैड अगेन वाली स्थिति दिख रही है। देखिए मागा जो है वो माबा बनता हुआ नजर आता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि जो हालात हैं वो तो यही दर्शाते हैं आशीष सहाय जी। और पिछले कुछ वक्त से ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जिस रूप में लगातार ये कहते रहे हैं कि भाई जो अमेरिका है वो तो विश्व गुरु है, हर लिहाज से सुपर पावर है, लेकिन ये जो सुपर पावर है इस पूरे युद्ध में क्या पूरी तरह से अब कमजोर होता हुआ नजर आता है? क्योंकि आज ही एक और तस्वीर नजर आई, ईरान ने जो ये कहा जाए कि उसका स्पाई एयरक्राफ्ट था उसको भी ध्वस्त कर दिया है, खासतौर से सऊदी अरब में। लगातार इस तरह के तमाम हमलों के साथ में बड़ा नुकसान अमेरिका को भी झेलना पड़ रहा है, जिसके लिए अब शायद जनता तैयार नहीं है। नैना, कई बार मीडिया हाउसेस, खास करके मैं अमेरिका और यूरोप की बात कर रहा हूं, इंडिया का केस अलग है, वो गैलरी के हिसाब से न्यूज पिकअप करते हैं, क्या ज्यादा पॉपुलर होगा, उसमें टीआरपी है, चाहे वो CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, मैं बार बार वॉल स्ट्रीट जर्नल हो। आप इसकी कुछ पिक्युलैरिटीज देखिए। एक साथ अपराइजिंग शुरू हुई है इजराइल में और अमेरिका में, कोऑर्डिनेटेड टाइप का। कुछ दिन पहले एक हुआ था छोटा मोटा, जो कि बहुत अच्छे से अजिताभ साहब ने बताया कि उसके पीछे युद्ध नहीं था, ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिसीज ज्यादा डोमिनेट कर रही है वहां की अपराइजिंग में, जिसमें उनका ओपन बॉर्डर और टैरिफ और डेमोक्रेट्स को कंटेन करना, सोमालियंस को कंटेन करना, वहां के करप्शन को रोकना, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। युद्ध भी उसमें से एक है। ना आप ये देखिए, दो देश जो अटैकिंग है, जहां पे बहुत कम क्षति हुई है, हालांकि वो भी क्षति अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए बहुत बड़ी इसलिए मानी जाएगी कि अगर आपके 8-10 फाइटर एयरक्राफ्ट बिना फुल फ्लेजेड युद्ध के धराशायी कर दिए जाएं ईरान के द्वारा, तो ये बहुत बड़ी क्षति मेरे हिसाब से। लेकिन जिस देश में हजारों लोग मार दिए गए, काट दिए गए, वहां कोई अपराइजिंग नहीं है। ईरान जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, हजारों बच्चे, मासूम लेडीज मार दिए गए, वहां पे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई सड़क पे नहीं आ रहा है। तो ये अजीब सी विडंबना है कि जहां जो अटैकिंग है वहां के लोग अपनी सरकारों के खिलाफ सड़क पे दिख रहे हैं, और जो बर्बाद हो रहा है देश अपनी जिद में, IRGC की जिद में, मैं ईरानियंस को इसके लिए दोषी नहीं मानता हूं, IRGC के मिलिट्री विंग के जिद में, उनके रेडिकल और रिग्रेसिव थॉट्स की जिद में, वहां पे कोई अपराइजिंग नहीं है। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ और पॉलिसीज, कुछ और रीजंस होते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। पिछले 20-25 वर्षों में हर देश में 2-3 गुट, आप यूनिवर्सल देख लें इसको, एक नेशनलिस्ट गुट होता है जिनकी संख्या कम होती है क्योंकि वो लोग सड़क पे नहीं उतरते, उनको अपने देश पे भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है। और एक गुट होता है जो बाहर से फंडिंग होती है, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो पैसे का हो, पोजीशन का हो, सत्ता का हो, उनको एक वोट बैंक चाहिए होता है। ये लोग फंड किए जाते हैं, इनके थ्रू ये जो रैलीज आप देखते हैं 60 लाख 70 लाख होते उतने नहीं है, 10% 20% उसका एक्चुअल होता है फिगर। कैमरामैन को ब्रीफ किया जाता है कि आपको लोअर एंगल से शूट करना है ताकि भीड़ ज्यादा दिखे, हायर एंगल शॉट्स कम दिखाए जाते हैं। वो 50 टेक्निकलिटीज होती हैं। जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं इस तरह के शोडाउन के, उनको ये बताया जाता है कि लोगों को कौन सा बैनर देना है, बैनर पे क्या लिखना है,
अगेंस्ट ट्रम्प. सो ऑल सेड एंड डन, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि हमने देखा कि इसके पहले भी जो नो किंग्स हैशटैग नो किंग्स बड़े लंबे वक्त से चलता रहा, वो ये चाहे बात ये का जो इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर हो या फिर यहाँ पे जो भी तमाम परिस्थितियां रखी हैं उनको लेकर लगातार बड़े स्तर पर नाराजगी देखने को मिलती रही. और नो किंग्स वाला ही प्रोटेस्ट पिछली बार 70,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी. 70 लाख से अब तो इस बार दावा किया जा रहा है कि इस बार 90 लाख से ज्यादा लोग शामिल किए जा रहे हैं. और वही आपने कहा कि टाइमिंग और प्रोटेस्ट का तरीका, जो तस्वीर यूएस में नजर आती है वैसे ही हम यरूशलेम में देखते हैं, तेल अवीव में देखते हैं या इजराइल के अलग अलग शहरों में देख रहे हैं. जी, तो इसके पीछे आप मान के चले कि एक ग्लोबल एक्टिविटी चल रही होती है जिसमें मैं नाम लेके बता सकता हूं, जिसमें जितने भी ईरान के आईआरजीसी सपोर्टर्स हैं, जिनके पास श्रीनगर से भी पैसे जाते हैं करोड़ों रुपए कि खुमैनी साहब मार दिए गए. मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, लोगों की उनसे एफिलिएशन होगी, उनसे बहुत मानते होंगे उनको एज अ रिलीजियस लीडर, बट उनकी जो लोकल पॉलिसीज जिसका ग्लोबल एक इम्पैक्ट दिखता था ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कंसर्निंग होता है. एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस जैसे लोग बैठे हैं अमेरिका में, जो किसी भी एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का एक दलाली का धंधा चलाते हैं. इसमें भी उनको बहुत से पैसे उनके एनजीओज को मिलते हैं, आपको पता होगा. तो इस तरह की एक्टिविटीज को देख के ओपिनियंस को स्विंग करना, ओपिनियंस को चेंज करना, ये एक मीडिया का, वेस्टर्न मीडिया खास करके, और जो लेफ्ट क्लीनिंग मीडिया है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, पैसे का, पोजीशन का, नेटवर्क का और फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी का, कि पूरे दुनिया में 50 साल बाद कौन सी आइडियोलॉजी प्रिवेल करनी चाहिए, इस पे वो लोग काम करते हैं. इसके लिए, इसीलिए आप हमेशा देखें इंडिया सिंगल आउट होता है, चाइना सिंगल आउट होता है, जहां पे इस तरह की आइडियोलॉजीज को अभी भी बहुत डीप रूटेड होने की वजह से सक्सेस नहीं दिया जाता है. लेकिन फ्रिंज एलिमेंट्स यहां भी हैं जो उस तरह की सप्रेसिंग ऑप्रेसिव आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं. तो इससे टेलीविजन पैनल के डिस्कशन से इस तरह की आइडियोलॉजीज पूरी पॉपुलर हो जाती होंगी शॉर्ट टाइम के लिए, बट नेशनलिस्ट का नैना जो ग्रुप है हर देश में, चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो, यूरोप पूरा हो, चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, यहाँ पे नेशनलिस्ट ग्रुप को थोड़ा वोकल होने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है. जी. और सर सबसे खास बात तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताते चलूं, एक बार वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो मास लेवल पे लोग सड़कों पर उतर कर आए हैं. डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को ये कहते रहे हमेशा से कि भाई वो एक पूरी दुनिया में शांति के एक चहेते हैं, और ये कहा जाए कि शांति की है, हमेशा पुरोधर की बात करते हैं कि हर रूप में शांति होना चाहिए जहां जहां पर जंग हो. लेकिन ये बात अलग है कि जहां जहां पर बड़े हालात युद्ध के बने वहां पर फुटप्रिंट्स हमेशा से अमेरिका के नजर आए, और पिछले कुछ वक्त से तो डोनाल्ड ट्रंप की भी यही वजह है. देखिए एक बार ये तस्वीरें, कभी वेनेजुएला में, कभी ग्रीनलैंड को लेकर धमकी, कभी रूस यूक्रेन युद्ध, और अब तो एक बार फिर से डायरेक्टली जिस तरह से ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई, वो तो इस बात को एक तरह से दर्शाता ही है. अब आने वाले वक्त में क्या हालात है ये देखने वाली बात है, लेकिन पूरे 1 महीने हो चुके हैं इस पूरे हमले के साथ में. अहमद मस्तिकान जी, आप यूएस से सीधे कनेक्टेड हैं, मुझे जरा बताइए कि आखिर अमेरिका फंस कहां पर रहा है, क्या वजह मानी जा रही है, क्या स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन डोनाल्ड ट्रंप की टीम का एक तरह से ईरान को लेकर रहा, जिस वजह से अभी तक उनका एस्केप प्लान या फिर एग्जिट प्लान सक्सेस नहीं हो पाया है, और जो वो चाहते थे वो हो भी नहीं पाया, ना रिजीम चेंज हुआ, ना ही वहां पर कंट्रोल कर पाए. ये नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया. मुझे जो मुझसे पहले भाई ने कुछ बातें कही उस पर मुझे थोड़ा सा हैरत हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो घटिया तरीन सदर हैं अमेरिका के. आपने देखा किस तरीके से आसिम मुनीर की उन्होंने तारीफें की. आपको, हमें सबको पता है कि आसिम मुनीर उनका दलाल है, और जिस तरीके से पहलगाम में आके उन्होंने लोगों से पूछा आपकी धर्म क्या है, तो जब उन्होंने जवाब दिया मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने कत्ल किया. आसिम मुनीर के ऑर्डर पे हुआ है ये. इस किस्म के आदमी को जो ट्रंप ने 10 मरतबा उसकी तारीफें की, उसके बाद अगर कोई कहे कि भाई ये जो मुजाहरे जो हैं इसके पीछे किसी का पैसा है या कोई, ये गलत है. देखिए, बात ये है कि अमेरिका में 30% लोग रिपब्लिकन हैं, 30% डेमोक्रेट है, और 40% जो है वो इंडिपेंडेंट है. और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात पे आ रहे हैं कि अमेरिका की रियासत अपने इंटरेस्ट से ज्यादा इजराइल के इंटरेस्ट में काम करती है. और ये जो जंग
ईरान के ऊपर मुसल्लत किया गया है वो गलत जंग है, अनजस्ट है, कोई इसकी जवाब नहीं थी। देखिए, हम कोई ईरान के आयतुल्लाह के हामी नहीं थे, लेकिन जब बुलिंग होती है, जब कोई किसी और के तरफ से उनके ऊपर हमला होता है बिला जवाब, तो हमें जो बुली होता है उसको कंडेम करना हमारे लिए लाजिम है। और ये इंडिया इस वजह से इतना कामयाब रहा है कि वो इंडिपेंडेंट रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो है अमेरिका का चेला रियासत रहा है, इस वजह से पाकिस्तान का मुंह काला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया उस रास्ते पे ना जाए जिसके पाकिस्तान चल के आज पाकिस्तान जो हाल हुआ है। ये जो ट्रंप कर रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि भाई न्यूक्लियर हथियार है, फिर कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल है, अब जाके उनके इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर हमला कर रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये इंसानियत के खिलाफ इंसानी वॉर क्राइम्स हो रहा है। वॉर क्राइम्स के खिलाफ हर किसी को और अहमद मसीकान जी, और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की टीम खुद ही कई बार ये कहती रही, क्योंकि कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि ईरान को जिस तरह से हाइप क्रिएट करते हुए बताया गया कि भाई ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था ईरान में। फिर क्यों किसी जंग में अपने हाथ जला लिए हैं अमेरिका ने? देखिए, अमेरिकन एक कॉकरोच भी तो ईरानियों ने नहीं मारा है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? पहले इजराइल ने जाके इराक के ऊपर जाके हमला करके वहां पर गड़बड़ किया। फिर सीरिया में जो है, सीरिया में अमेरिकन CIA ने ISIS के साथ हाथ मिला के काम किया। ये तो अभी रिकॉर्ड पे आ रहा है। जो कैंट, जो इनके अभी कोई एक हफ्ते पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, वो इनके काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे। उनकी बीवी जो है वहां पर मारी गई थी सीरिया में। उसको उसके 2 बच्चे जो हैं, बच्चे एक 11 साल का, एक 9 साल का, नौजवान बच्चे लड़के जो हैं, उसको अब देखना पड़ रहा है बीवी के बिना। तो ये जो कत्लो गारतगिरी जो होता है अमेरिका की तरफ से, पहले इन अमेरिका ने सीखा नहीं है सबक। मैं अमेरिका में रहता हूं, मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की हुकूमत अगर कोई गलत काम करे तो मैं उसकी दिफा करूंगा। ये कभी नहीं हो सकता है। अमेरिका की देखे, अमेरिका से बड़ा दहशतगर्द इस वक्त दुनिया में और कौन है? ये कहा कि गोरे जो हैं, गोरों ने अपना राज लगाया हुआ है, बदमाशी लगाई हुई है। कभी जाके वेनेजुएला के सदर को अगवा करके ले आते हैं, कभी इंडिया की तरफ जो है बदमाशी करते हैं कि भाई आप इससे तेल खरीदेंगे, उससे नहीं खरीदेंगे। ये जो है घटिया सदर है। और लेकिन अहमद जी अब तो वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आगे रुक करूँ ईरान से और रूस से हमारे साथ में जो खास मेहमान हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूँ, जिस तरह से अभी तक ये पूरा युद्ध 30 दिन पूरे कर चुका है और अभी तक अमेरिका को अगर आर्थिक रूप से बात की जाए तो $25 बिलियन से ज्यादा का नुकसान का सामना एक तरह से करना पड़ा है, या ये कहा जाए कि अपनी जो राशि है इस पूरे युद्ध में एक तरह से खपाई है। और एक दिन के ही अगर दिन की बात करें जो अभी तक आर्थिक नुकसान हो रहा है, मैं सिर्फ आर्थिक नुकसान की बात कर रही हूँ, बाकी अभी सैन्य या बेसेस या बाकी परिस्थितियों की नहीं, उसमें भी लगभग $1 बिलियन का रोज नुकसान की बात कही जाती है। और यही वजह है कि लोग बड़े स्तर पर नाराज भी होते हैं, क्योंकि आर्थिक नीतियां पहले ही अमेरिका में लोगों को परेशान कर रही थी, आर्थिक मंदी का दौर था, और उसके बाद में एक बार फिर से इस तरह से जो हस्तक्षेप रहा है वो लोग बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। शब्बीर मेहदी जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जरा मुझे इस बात को बताइए, क्या ईरान भी इसी तरह से इस युद्ध को कंटिन्यू करना चाह रहा है? क्योंकि बड़े स्तर पर पहले तो नाराजगी हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो सरकारें थीं, खामनेई रिजीम, उसको लेकर, नीतियों को लेकर बहुत प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन फिलहाल अब ये कहा जा रहा है कि एकजुटता दिखाई जा रही है। ये युद्ध कब तक चलेगा? ये सवाल मेरे लिए है? जी मेहदी साहब, शब्बीर मेहदी जी। जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको कंडोलेंस पेश करूं, क्योंकि जो लुबनान में 2 हमारे रिपोर्टर्स को जो मारा गया है,
उसके मैं जरूरी समझता हूं कि ये जंग पहले से ही जो है गैर कानूनी और जो है तमाम अंतर्राष्ट्रीय कवानीन की उल्लंघन के साथ हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।